आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भू राजस्व व्यवस्था को समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के बल पर भारत की अनेक रियासतों को अपने अधीन कर लिया। आज हम भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे। भू राजस्व व्यवस्था को हम 3 भागों में हैं, जिनमें पहली है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त पहली है स्थायी बंदोबस्त और दूसरी है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी और तीसरी है महालवाड़ी। आपने देखा होगा कि बंगाल में 2 दीवान नियुक्त किए गए थे, जो 1665 ईस्वी के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है तो अंग्रेज शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं और वहां पर लॉर्ड क्लाइव 1665 में द्वैत शासन की स्थापना कर देता है। द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन, और इसमें बंगाल में रजा खां को नियुक्त कर दिया जाता है दीवान, और बिहार में राजा सिताब राय। बंगाल में रजा खां और बिहार में सिताब राय। इनको दीवान नियुक्त कर दिया जाता है और यह व्यवस्था 1772 तक चलती रही। तो कहा जाता है कि इसमें 1/3 जनसंख्या कम हो गई। इसमें 1/3 जनसंख्या बंगाल की या तो कम हो गई या पलायन कर गई। 1/3 जनसंख्या बंगाल की कम हो गई। 1772 में जब बंगाल में गवर्नर बनकर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, तो इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो जो बम्बई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ जाती है। ये प्रेसिडेंसी भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ जाती हैं और यहाँ की गवर्नर जनरल बना दी जाती हैं वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बन जाता है, इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। द्वैत शासन समाप्त होने के बाद इसने राजस्व व्यवस्था पर ध्यान दिया। इसने इजारेदारी व्यवस्था थी, इसमें सुधार किए। जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था में सुधार किए और इसने पंचवर्षीय प्रणाली शुरू की, लेकिन पंचवर्षीय प्रणाली सफल नहीं हुई। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने पंचवर्षीय प्रणाली शुरू की, लेकिन ये सफल नहीं हुई। जब पंचवर्षीय प्रणाली सफल नहीं हुई तो इसके बाद इसने 1773 में 1 वर्षीय प्रणाली शुरू की। वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में 1 वर्षीय प्रणाली शुरू की। इसके बाद 1784 में इसने जब दीवान बंगाल में दीवान थे रजा खां और बिहार में सिताब राय थे, और इसने दीवान के पदों को समाप्त कर दिया था और दीवान के पद पर लाया था बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। इसने बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना की और 1784 में फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट
पिट्स इंडिया एक्ट आता है और वारेन हेस्टिंग्स इसके विरोध में था और इसने इस्तीफा दे दिया। फिर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है और इसने ही स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी प्रणाली की शुरुआत की तो इस प्रणाली में 3 व्यक्तियों का नाम शामिल आता है, जिसमें से एक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ही, जो कि गवर्नर जनरल हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक है रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष जॉन शोर। दूसरे हैं रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष जॉन शोर। और तीसरा नाम आता है जेम्स ग्रांट का। तीसरा नाम जेम्स ग्रांट का आता है और स्थायी व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम जॉन शोर ने ही दिया था। स्थायी व्यवस्था का या स्थायी बंदोबस्त का स्थायी व्यवस्था या बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम जॉन शोर ने दिया था। स्थायी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त की 1793 में इसे लागू किया गया, यानी कि स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया। 1793 में लागू किया गया और जॉन शोर ने 1789 में यह विचार दिया। 1789 में इस व्यवस्था का विचार जॉन शोर ने दिया था। और इन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की जिसे 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था और बाद में 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। सर्वप्रथम इसे बंगाल में लागू किया गया और इसके बाद इसे वाराणसी, जो कि अवध का ये क्षेत्र है, सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया गया। इसके बाद इसे अवध, जो कि वाराणसी का क्षेत्र है, और लखनऊ का क्षेत्र जैसे अवध के क्षेत्र में आते हैं, वाराणसी के क्षेत्र में लागू किया गया और बंगाल के क्षेत्र में लागू किया है स्थायी बंदोबस्त को। इसके बाद ये बंगाल है। अब उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा दोनों 3 क्षेत्र आते थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अभी का बंगाल और पूर्व का बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। इसमें स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया और अवध के वाराणसी क्षेत्र में भी स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, यानी कि अंग्रेजों के कुल क्षेत्र का जो भारत में है 19% भाग पर
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई या लागू की गई। 19% भाग पर यह व्यवस्था लगाई गई। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की क्या व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की हम प्रणाली को देखें तो स्थायी बंदोबस्त यानी कि राजस्व की दर स्थायी थी। इसमें राजस्व की दर स्थायी कर दी गई और उद्देश्य रखा गया कि हमें नियत आय प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य क्या था यह व्यवस्था लागू करने का? कि हमें यानी कि अंग्रेजों को नियत आय प्राप्त होगी और इसका परिणाम किसानों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और राजस्व के वैसे वसूलेगा कौन? यानी कि वसूलने का अधिकार वसूलेगा कौन? इसे वसूलेगा जमींदार। और इसमें कहा गया कि 10 भाग जमींदार द्वारा किसानों से 11 भागों को लिया जाएगा, जिसमें से 10वां हिस्सा अंग्रेज ले लेंगे। यानी कि जो राजस्व वसूलेंगे वो 11 भाग होंगे, यानी कि 11वां भाग होगा। उसमें से 10वां हिस्सा 10/11वां हिस्सा अंग्रेज ले लेंगे और 1/11 भाग है वो जमींदार को दिया जाएगा। ये प्रणाली लागू की गई और राजस्व को वसूलने का अधिकार दिया गया कि जमींदार राजस्व को वसूलेगा। और जमीन का यानी कि जो भूमि का स्वामित्व दिया गया वो भी जमींदार को बना दिया गया। भूमि का स्वामित्व जमींदार को बनाया गया। और इसमें एक सूर्यास्त का नियम लागू किया गया जो 1794 ईस्वी में जोड़ा गया। 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का नियम जोड़ा गया या इसे लागू किया गया। इसमें कहा गया कि सूर्य अस्त होने से पहले जो अपना राजस्व जमींदार को जमा कर देगा उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी, और जो अपना राजस्व या कर जमींदार को जमा नहीं करेगा सूर्यास्त होने से पहले उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। और कुल राजस्व में से जो 11 भाग हैं उनमें से 10 भाग अंग्रेज ले लेंगे, 1 भाग जमींदार ले लेंगे। तो और इसका राजस्व का आधार वर्ष 1790 से 91 बनाया गया। 1790 से 91 इसका आधार वर्ष बनाया गया। और जमींदार अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स से दोगुना टैक्स वसूलने लगे। जो 11वां भाग था वो 21 भाग लेने लगे। 21 से 22 भाग किसानों से लेने लगे। जमींदार 22वां भाग किसानों से लेने लगे। इसका परिणाम ये निकला कि किसान
अत्यधिक गरीब होता गया और जमींदार अमीर होते गए। किसानों की जब अपनी जमीन बेची तो जमींदारों ने खरीद ली और जमींदारों की अनेक उपजमीनें होने लगी। इसके बाद हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को, अब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे, जिसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब 1790 से 92 के मध्य हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई, जिसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र ले लिया। 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्र को ये टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने ले लिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1790 से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। इसके बाद कैप्टन रीड ने और अंग्रेजों ने 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र ले लिया। कैप्टन रीड ने 1792 में 12 महल, जो कि मद्रास में पड़ता है, मद्रास के पास, मद्रास के क्षेत्र में, मतलब 12 महल के क्षेत्र में इसे लागू कर दिया गया और यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास क्षेत्र में 1820 में थॉमस मुनरो या टॉमस कहें, 1820 में से पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। पूरे मद्रास में लागू कर दिया। ये अंग्रेजों के अधिकृत क्षेत्र के 51% यानी कि 51% क्षेत्र पर इसे लागू किया गया। जहां अंग्रेजों का अधिकृत क्षेत्र है, अंग्रेजों के अधिकृत क्षेत्र का 51% भाग पर इसे लागू किया गया। अंग्रेजों के अधिकृत क्षेत्र पर इसे 51% भाग पर लागू कर दिया गया। और ये कहां कहां लागू किया गया? 12 महल, मद्रास, असम के क्षेत्र में भी, बंबई के क्षेत्र में, यहाँ असम का क्षेत्र, बंबई का क्षेत्र, मद्रास का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। और ये अंग्रेजों के अधिकृत क्षेत्र का 51% भाग पर लागू किया गया। इसे प्रारंभ में इसे लगान की दर 1/3 की गई। प्रारंभ में लगान की दर 1/3 की गई और 1855 में लगान की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यानी कि पहले दर 33.33 है, 1/3 लगान थी पहले। $1855 में लगान की दर 50% कर दी गई। और इस व्यवस्था में अगर किसान इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसानों को बनाया गया। भूमि का मालिक किसानों को बनाया गया और जो किसान कर नहीं दे पाता था उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। इसके बाद
नीलामी से बचाने के लिए किसान साहूकारों से ऋण लेने लगे। नीलामी से बचाने के लिए किसान साहूकारों से ऋण लेने लगे, जिसका परिणाम ये निकला कि किसान ऋण के जाल में फंस गए और ब्याज न दे पाने के कारण अपनी जमीनें नीलाम हो गई, नीलाम करवा दी या इनकी ज़मीनें बिक गईं। और ये ज़मीनें खरीदी किसने? जमींदारों ने। जमींदारों ने इन ज़मीनों को खरीदा और इसी ज़मीनों को इन्हीं किसानों से बटाई पर कराने लगे। स्थिति ऐसी आ गई कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गया। किसान स्वयं के खेत में मजदूर बन गया। किसान स्वयं के खेत में मजदूर बन गया और बिना अंग्रेजों के बिचौलियों ने जन्म ले लिया और वो बिचौलिया साहूकार बने। इसके बाद हम देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था को। अब हम देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था को। इस व्यवस्था को हाल्ट मैकेंजी की व्यवस्था कहा जाता है। हाल्ट मैकेंजी की व्यवस्था कहा जाता है और इसे 1822 ईस्वी में शुरू किया गया। 1822 ईस्वी में इसे शुरू किया गया। और इसका विचार 1819 में किया गया था। यह व्यवस्था पश्चिमोत्तर प्रांत में शुरू थी और 30% भूभाग पर इसे लागू किया गया। इस व्यवस्था को पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया, जैसे कि यूपी। इस महालवाड़ी व्यवस्था के जहां लागू की गई वो क्षेत्र हैं यूपी, संयुक्त प्रांत, पंजाब का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। इन जगहों पर यह व्यवस्था लागू की गई। और इस व्यवस्था में जमीन का या भूमि का मालिक कंपनी को बनाया गया और इसमें महालवाड़ी भूमि में ग्राम में सामूहिक रूप से लगान को वसूल किया जाता था और लगान की अनुमानित दर थी 80%। इसमें 80% टैक्स वसूला गया, राजस्व वसूला गया। इसमें 80% राजस्व वसूला गया। यह व्यवस्था, लेकिन इससे भी किसानों का शोषण नहीं रुका और वे अपने ही कर्ज में डूब गए या दबते चले गए। लेकिन किसानों का शोषण नहीं रुका। अब आप देखो कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक
जमींदार को बनाया जाता है और जो भूमि नहीं, जो राजस्व नहीं दे पाता है, उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता है। इसके बाद हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखा, जिसमें ज़मीन का मालिक किसानों को बनाया गया। कंपनी ने सोचा कि इससे अधिक आय हमें प्राप्त होगी, हमें राजस्व मिलेगा और किसानों को भी लाभ होगा, लेकिन इसमें बिना अंग्रेजों के ही बिचौलियों ने जन्म ले लिया और वो बिचौलिया साहूकार कहलाए। इसके बाद हमने महलवाड़ी व्यवस्था को देखा, जो मैदानी भागों में शुरू की गई, यूपी, मध्य प्रदेश और एमपी के क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ राजस्व की दर उच्चतम रखी गई, जो कि लगभग 80% थी। लेकिन इसमें भी किसानों का शोषण नहीं रुका और किसान कर्ज में दबते चले गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।